नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखो, इस अध्याय में हम विश्व की राजनीति में पर्यावरण और संसाधन के बढ़ते महत्व की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाएं के बारे में भी पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़कर हम यह जानेंगे कि पर्यावरण से जुड़ी हाल ही की बहसों में भारत ने कौन सा पक्ष लिया है। हमारा पहला टॉपिक है कि आज वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता करना क्यों जरूरी है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिससे पर्यावरण की चिंताएं आज लोगों को और दुनिया में बढ़ती जा रही है। इसमें पहला है कृषि योग्य भूमि में वृद्धि ना होना। आज विश्व भर में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है। वर्तमान में उपजाऊ भूमि के एक बड़े भाग की उर्वरता कम होती जा रही है। चरगाहों के चारे समाप्त होते जा रहे हैं। जलाशयों में पानी की कमी होती जा रही है और इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। स्वच्छ जल का उपलब्ध ना होना अगली समस्या ये है कि आज विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार विकासशील देशों की 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ जल नहीं मिलता। 2 अरब 60 करोड़ जनता को साफ सुविधा पानी प्राप्त नहीं होता। हमारा तीसरा मुद्दा है वनों की कटाई। तो वनों की कटाई की जब हम बात करते हैं तो आज वनों की कटाई से लोग विस्थापित होते जा रहे हैं। जैव विविधता को हानि पहुंच रही है, वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं को हानि पहुंच रही है और इससे पर्यावरण से रिलेटेड कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इसी में ओजोन परत की क्षति। आज ओजोन परत की क्षति के कारण भी कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आज पूरी धरती के ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा लगातार कमी होती जा रही है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण आज बढ़ते जा रहा है। पूरे विश्व में समुद्र क्षेत्रों का प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस कारण समुद्रीय पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। तो ये कई मुद्दे थे जिसके कारण आज पूरे विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता बढ़ती जा रही है और इस पर अगर ध्यान सही समय पर नहीं दिया गया तो ये चिंताएं आगे बढ़ती जाएगी और पूरे विश्व पर इसका असर देखने को मिलेगा। चाहे हम पीने योग्य पानी की कमी की बात हो, चाहे आज लगातार वनों की कटाई की बात हो, चाहे कृषि योग्य भूमि की कमी की बात हो, चाहे ओजोन परत की क्षति की बात हो या समुद्र के प्रदूषण की बात हो, ये सारी समस्याओं ने मनुष्य के सामने एक संकट लाके खड़ा कर दिया है और ये आज मनुष्य के सामने एक चिंता का विषय बन चुका है, जिस कारण आज वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और ना ये ऐसी समस्याएं हैं, इन मुद्दों का हल कोई एक सरकार अकेले कर ही नहीं सकती। इसलिए आज इन विषयों पर विश्व राजनीति में भाग लेना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। यानी जब तक सारे देश, दुनिया के सारे देश साथ मिलकर इस मुद्दे का समाधान नहीं करेंगे, तब तक इन मुद्दे का समाधान नहीं किया जा सकता। इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए सारे देशों को एकजुट होना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए आज एक वैश्विक राजनीति पर्यावरण यह मुद्दा बन गया है आज। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर के आगे की ओर कि अगर ये एक वैश्विक मुद्दा बना है तो देश की सरकारों ने इसे सॉल्व करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो सबसे पहले आता है रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, पर्यावरण सम्मेलन। ये 3 नाम से जाने जाते हैं। ये एक सम्मेलन था जो 1992 में हुआ था। UNEP सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और लोगों का ध्यान इनसे जुड़े मुद्दे की तरफ खींचने का प्रयास किया, जिसमें से एक 1992 में हुआ UNO का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर सम्मेलन, जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में 170 देशों ने और हजारों से ज़्यादा NGO और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन के कई परिणाम भी हुए थे, जिसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं विश्व की साझी संपदा के बारे में। तो देखो, जब हम बात करते हैं विश्व की साझी संपदा के बारे में, तो विश्व की साझी संपदा उसे कहते हैं जिन पर किसी एक का अधिकार ना होकर बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। इसीलिए इनका प्रबंधन किसके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कुआं, नदी, ये ऐसी संपदाएं होती हैं ना जिस पर किसी एक का हक ना होकर पूरे समुदाय का हक होता है। इसलिए इसे साझी संपदा
कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि 1992 में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था जिसे रियो सम्मेलन के नाम से जानते थे। उसका एक महत्वपूर्ण परिणाम निकल के आया था जो पेपर में पूछता है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। तो समझते हैं ये साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी क्या थी। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी से अभिप्राय यह है कि विश्व की पारिस्थितिकी को हानि ज़्यादातर विकसित देशों ने पहुंचाया है। यानी जब पर्यावरण का मुद्दा उठ रहा था तब विकासशील और अविकसित देशों ने ये बोला कि जब पर्यावरण की बात आती है तो पर्यावरण को ज़्यादातर नुकसान विकसित देशों ने पहुंचाया है, और विकासशील देश तो अभी विकास करे नहीं है या अविकसित देश तो अभी विकास करे नहीं है, तो उनका पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में बहुत ही कम योगदान या ना के बराबर योगदान है। इसलिए जब पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी आती है तो जिसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो भरपाई भी ज़्यादा करेगा, और जिसने नुकसान नहीं किया है जैसे कि अविकसित या विकासशील देश, वो इसकी भरपाई में ये तो पर्यावरण को बचाएंगे लेकिन उनको विकास करने के लिए कुछ हद तक क्या दिया जाए, छूट दिया जाए, जिससे वो अपने देशों का विकास कर सके। ये थी साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। तो सीधे सीधे इसको देखा जाए तो जो विकासशील देश थे वो ये कहना चाहते हैं कि विकसित देशों ने औद्योगिकरण के कारण वो विकास कर रहे थे जब, तो उन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उन्हें भरपाई भी ज़्यादा करनी चाहिए। जबकि विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, यानी अभी वो विकास कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या करने चाहिए, उन पर ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के जितने भी कानून बनेंगे उनके लिए उनको क्या करनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। विकासशील देशों के उनमें थोड़ी सी छूट देनी चाहिए जिसके कारण वो अपने देशों का विकास कर सके, लेकिन वो भी विकास करते समय पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। तो अब एक क्वेश्चन आ रहा था कि इस सिद्धांत को कैसे लागू किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत को लागू करने के लिए ना उन्होंने 3 तरीके अपनाए, जैसे धरती की पारिस्थितिकी तंत्र को और उसकी गुणवत्ता की बहाली को संरक्षण करने के लिए आपस में सहयोग की भावना उन्होंने उत्पन्न करी, तथा उन्होंने टिकाऊ विकास को निकाला। टिकाऊ विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें हम विकास भी करते हैं, साथ में पर्यावरण को ध्यान में भी रखते हैं। इसी को टिकाऊ विकास, सतत विकास या सतत पोषणीय विकास के नाम से जानते हैं। इसके अलावा समय समय पर पर्यावरण के मुद्दे को लेकर यूएनओ में बैठक होती रहती है जिस पे वो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे पर चर्चा करते रहते हैं, और कोई भी गंभीर विषय आता है उस पर ये चर्चा करके उसका समाधान निकालते रहते हैं। इसके अलावा विकसित देशों के पास जो भी प्रौद्योगिकी या संसाधन हैं उसे टिकाऊ विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह सब अपने अपने स्तर पर योगदान देके पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो ये था एक महत्वपूर्ण परिणाम 1992 में हुए रियो सम्मेलन का, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। अब हम समझते हैं अपने अगले टॉपिक को कि पर्यावरण के मसले पे हमने विकसित तथा विकासशील देशों के पक्ष को तो देख लिया कि उनका क्या कहना था, उनकी भूमिकाएं क्या थी। अब हम जो समझते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है कि पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है। पर्यावरण के मसले पर भारत के पक्ष के बारे में। पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष स्पष्ट है। 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और उसका समर्थन किया। यही नहीं, जून 2005 में ग्रुप 8 के देशों की बैठक में भारत ने कहा कि आज विश्व में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस इतनी बढ़ी है उसका जिम्मेदार विकसित देश ही हैं, क्योंकि विकास करने के लिए जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने पर्यावरण को बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचाया है। इसलिए जब हम उसके कम करने की बात करते हैं तो उनको भरपाई भी ज़्यादा करनी चाहिए। जबकि हम बात करें विकासशील देशों की, तो विकासशील देशों ने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने में उनका योगदान नामात्र का है। अतः जो उत्सर्जन दर में जब हम कमी करने की बात करते हैं तो विकासशील देश को छोड़कर विकसित देशों की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये बनती है कि वो जो ग्रीन हाउस गैस हैं उसको कम करें। इसके अलावा बात करें तो भारत ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पर्यावरण में उसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे भारत की सरकार ने पर्यावरण से संबंधित कई प्रयास किए हैं, जिसमें पहला है नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। इसके अंतर्गत ना वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन अनिवार्य कर दिया गया है, और जितने भी
नवीकरणीय ऊर्जा है, इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है जिससे प्रदूषण कम किया जा सके। यही नहीं, भारत ने प्राकृतिक गैस का आयात करना भी शुरू कर दिया और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा दिया है। इसके अलावा बायोडीजल का राष्ट्रीय मिशन चलाने की तैयारी भी भारत कर रहा है, जिसके भारत ने वो हर काम किया है जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके और जिनसे प्रदूषण होता है उनको कम किया जा सके। इसके अलावा भारत ने रियो सम्मेलन के समझौते में इस बात को कहा है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी प्रदान करे, जिसके कारण क्या हो सके, विकसशील जितने भी देश हैं वो क्या कर सकें, अपने आने वाले समय में अपना विकास भी कर सके और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए। इसके अलावा भारत के अनुसार भारत का ये मानना है कि सार्क देश जो हैं वो एक समान राय बनाकर वैश्विक प्रश्नों को प्रभावित करना चाहिए, जिससे ये जितने भी वैश्विक प्रश्न हैं वो वैश्विक मंच पर खुल के सामने आ सके और लोगों का ध्यान इनकी तरफ जाए। इसके अलावा हम बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत यह बात स्वीकार किया गया है कि ग्रीन हाउस जितने भी गैस हैं वो उसके उत्सर्जन में सबसे अधिक हाथ जो है ना वो विकसित देशों का है। इसलिए विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन उनसे बहुत ही कम है, जिस कारण से चीन, भारत और अन्य जितने भी विकासशील देश हैं उनको क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा जाए और उसमें छूट दी जाए। ये भी बात रियो सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। पेपर में पूछेगा रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन के परिणामों की चर्चा कीजिए, जिसमें आप पहला परिणाम बताओगे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, दूसरा बताओगे क्योटो प्रोटोकॉल, तीसरा बताओगे टिकाऊ विकास। ये 3 परिणाम 1992 में जो रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन या फिर पर्यावरण सम्मेलन हुआ था उसके परिणाम थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है हमारा पर्यावरण आंदोलन। तो देखो, जब हम पर्यावरण या पर्यावरण आंदोलन की बात करते हैं तो पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली कई चुनौतियों का सामना सरकारों ने किया है और इसी कारण आज पर्यावरण आंदोलन जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इस चैप्टर में हम इसी कुछ पर्यावरण आंदोलन की बात करेंगे, जिसमें पहला है वन आंदोलन, दूसरा है खनिज आधारित आंदोलन, तीसरा है बड़े बड़े बांधों का विरोध। सबसे पहले हम बात करते हैं वन आधारित आंदोलन की। तो देखो, दक्षिणी देशों जैसे मैक्सिको, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और भारत में कई वन आधारित आंदोलन हुए हैं, परंतु इसके बावजूद तीसरी दुनिया के देशों में वनों की कटाई खतरनाक गतिविधि से जारी है। अभी भी इतने आंदोलन के बावजूद भी वनों की कटाई पर कोई भी रोक नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग आंदोलन की। तो देखो, खनिज उद्योग आज भी सबसे बड़ा उद्योग है, परंतु खनिजों को धरती से निकालने से प्रदूषण होता है और प्रदूषण बड़ी तेज़ी से फैलता है। वनस्पतियों का विनाश, जन समुदाय को विस्थापित होना, ऐसे कई इसके हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए आज इनका विरोध होता है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा बात करें तो फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के विरुद्ध अभियान चलाया गया था। यह उसका उदाहरण है, जैसे कि किस प्रकार लोगों ने खनिज विरोध आंदोलन किया। अब हम बात करते हैं बड़े बड़े बांधों के विरुद्ध आंदोलन की। वर्तमान में नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर बिजली उत्पादन, सिंचाई आदि कई प्रकार के उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है, परंतु इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आदिवासी और ग्रामीण लोगों का विस्थापन होते जा रहा है, जिस कारण से इसमें कई प्रकार के बांधों के विरुद्ध आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये बांध विरुद्ध सबसे बड़ा आंदोलन भारत का माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है ना कि जब भी हम विकास की बात करते हैं तो बीच में पर्यावरण आ ही जाता है। लेकिन अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम विकास भी करें और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए, क्योंकि हमें विकास करना भी ज़रूरी है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। दोनों को साथ में लेकर चलना है। यही कारण है कि आज पूरे विश्व में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित मुद्दे आज चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं और जिसके कारण आज पूरे देश में कई प्रकार के आंदोलन भी होते जा रहे हैं, जिसकी अभी हमने चर्चा करी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है संसाधनों की भू राजनीति। जब हम बात करते हैं संसाधनों की भू राजनीति की तो इसका संबंध किसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे प्राप्त से है।
इसमें महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं जिसकी हम अभी चर्चा करते हैं। जैसे पश्चिमी शक्तियों ने विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन उद्देश्य संसाधन थे, यानी जितने भी देशों को गुलाम बनाया गया उसका एक मुख्य उद्देश्य यही था कि उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेना। यही किसी देश का मुख्य उद्देश्य होता था कि किसी देश को गुलाम बनाया जाए और उसके संसाधनों पर अपना कब्जा किया जाए। शीत युद्ध के दौरान विकसित देशों ने संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई उपाय किए, जैसे संसाधनों का दोहन क्षेत्र, समुद्री परिवहन मार्ग के चारों ओर सेना की तैनाती करना, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, संसाधनों के उत्पादक देशों में मनपसंद सरकार की बहाली करना। ये सारे काम शीत युद्ध के दौरान हुए। यानी शीत युद्ध के दौरान जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ, वो छोटे देशों के साथ गुट बनाती थी। गुट इसलिए बनाती थी ताकि उनके संसाधनों का वो फ़ायदा उठा सकें, उनके संसाधनों का फ़ायदा उठा के अपने उस मकसद था उनको पूरा किया जा सके, उनके क्षेत्रों को सैनिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए वो क्या करती थी, छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करती थी और ऐसा दिखाती थी कि हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, जबकि असली उनका उद्देश्य क्या होता था कि उनको अपने पास लाके उनका फ़ायदा उठाना, उनके संसाधनों का उपयोग करना, उनके जो क्षेत्र हैं उनको सैनिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करना। इसके अलावा बात करें तो वैश्विक राजनीति में तेल जो है वो निरंतर महत्वपूर्ण संसाधन रहा है। 20वीं शताब्दी में तेल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह न केवल ईंधन के रूप में प्रयोग होता है बल्कि अपार संपदा भी है। इसी कारण इस पर अधिकार करने के लिए हमेशा से संघर्ष होता आ रहा है, जिसका उदाहरण पश्चिमी और मध्य एशिया के क्षेत्र हैं। विश्व राजनीति में पानी भी एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। आज विश्व के कई भागों में पानी की कमी होती जा रही है, स्वच्छ जल का अभाव होता जा रहा है और यह संभावना है अगर विश्व युद्ध हुआ तो वह जल युद्ध होगा। यानी अगला विश्व युद्ध जल युद्ध के कारण होगा, जल के लिए होगा, जिसमें इजराइल, सीरिया, जॉर्डन के मध्य संघर्ष होगा और इसी प्रकार सीरिया, इराक के मध्य भी फरात नदी पर जल निर्माण विवाद हो सकता है। तो ये कुछ संसाधन है जिसको लेकर आज समस्याएं बनती जा रही है, क्योंकि ये संसाधन सीमित है, इनका उपयोग बहुत ही अधिक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है मूल निवासी और उनके अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मूल निवासी कौन होते हैं, विभिन्न देशों में मूल निवासी कौन कौन हैं और वो किस लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मांगें क्या हैं तथा मूल निवासियों की वर्तमान स्थिति क्या है। तो चलिए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मूल निवासी कौन होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 1982 की परिभाषा के अनुसार मूल निवासी ऐसे लोगों के वंशज हैं जो वर्तमान देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं, फिर भी किसी दूसरी संस्कृति या जाति या मूल के लोगों विश्व के दूसरे भाग से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लिया। यानी कोई लोग हैं जो एक स्थान पे लंबे समय से रह रहे हैं और बाहरी लोगों द्वारा उन्हीं के स्थान पे उन्हीं को वंचित कर दिया गया है, उनके स्थान पे कब्जा कर लिया गया है और बाहरी लोग आके उनके जगह पे रहने लग रहे हैं। ऐसे लोगों को मूल निवासी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं विभिन्न देशों में मूल निवासी कौन कौन है। तो फिलीपींस के कॉर्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख, चिले में 10 लाख, बांग्लादेश में 6 लाख, उत्तरी अमेरिका में 3,50,000 तथा पनामा नहर के पास 50,000, उत्तरी सोवियत में 10 लाख लोग मूल निवासी हैं। अब बात करते हैं कि इनकी संघर्ष और ये किन चीज़ों की मांगे कर रहे हैं, ये क्या क्या संघर्ष कर रहे हैं और किन किन चीज़ों की मांगे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मूल निवासियों द्वारा अन्य सामाजिक आंदोलन की तरह संघर्ष किया जाता है। इनकी मुख्य मांगों की बात करें तो वो कई प्रकार के, जैसे विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा मिले इन्हें, ये पूरे विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा चाहते हैं। दूसरी बात करें तो मूल निवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाले समुदाय मानना, ये अपनी एक मूल निवासी के तौर पर एक स्वतंत्र पहचान भी चाहते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनकी लास्ट मांग क्या है कि ये अपने मूल वास स्थान पर अधिकार की दावेदारी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो इनका मूल स्थान है वो इनका रहे, उस पर कोई दूसरा अधिकार ना जताए। ये अपने मूल अधिकार को, मूल स्थान को मूल अधिकार के तौर पर दावेदारी प्रस्तुत करते हैं।
अब हम बात करते हैं मूल निवासियों की वर्तमान स्थिति के बारे में कि मूल निवासियों की वर्तमान स्थिति कैसी है। तो देखो, जब हम बात करते हैं मूल निवासियों की वर्तमान स्थिति की, तो काफ़ी समय तक इन्हें उपेक्षित रहना पड़ा है। 1970 के दशक से उनकी ओर ध्यान जाने लगा है पूरी दुनिया का। इसलिए 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनल पीपल का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको परामर्शी परिषद का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकार से संबंध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी इसका दर्जा प्राप्त दिया गया और इनके अधिकारों के लिए काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।